अरहत वाङ्मय में कहा गया है, सोचा जानई कल्याणम सोचा जानई पावगम उभयम्पि जानई सोचा जंग छेयम तम समायरे। ज्ञान का एक माध्यम है श्रवण और दूसरा माध्यम है पठन। और भी कुछ उपाय हो सकते हैं। आदमी सुनकर कल्याण को भी जान लेता है और पाप को भी जान लेता है। कल्याण और पाप यानी अच्छा और बुरा, कल्याणकारी और अहितकारी, दोनों को सुनकर जाना जा सकता है, परंतु जानने के बाद करना क्या, वह महत्वपूर्ण बात होती है। जो श्रेय है, छेक है, कल्याणकारी है, उसका आचरण करना चाहिए और जो पापात्मक प्रवृत्ति है उसको छोड़ देना चाहिए, विरत रहना चाहिए। सुनने से कितनों को ज्ञान हो सकता है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य तुलसी ने अपने जीवन में कितने कितने प्रवचन किए थे। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी कितने प्रवचन भाषण दिए थे। गुरुदेव तुलसी ने तो लंबे काल तक यह फरमाने का, प्रवचन का काम किया था। आचार्य महाप्रज्ञ जी मुनि अवस्था में तो संभवतः गुरुकुलवास में मौके मौके पर प्रवचन कर भाषण देते थे। आचार्य काल में उन्होंने भी एक उनकी श्रृंखला चली प्रवचनों की, तो प्रायः उनका नित्य का क्रम बन चुका था। तो यह प्रवचन के द्वारा, वाणी के द्वारा उसको जो लोग सुनते हैं उन्हें ज्ञान दिया जा सकता है, दिशा निर्देश दिया जा सकता है, प्रबोधन दिया जा सकता है। ज्ञान का दूसरा माध्यम है पठन, यानी श्रोत्रेंद्रिय से सुनना और चक्षुरिंद्रिय से देखना, पढ़ना। पढ़ने के द्वारा भी बहुत ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, पर पढ़ें कब? कोई लिखने वाला हो तो पढ़ें, वरना तो किसको पढ़ें? तो कोई साहित्यकार, लेखक, संपादक ऐसे लोग होते हैं तो वे एक सामग्री लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं, वो पाठक की आंखों का विषय बन सकती है। आज यह साध्वी प्रमुखा जी के ग्रंथों के लोकार्पण का कार्यक्रम हो रहा है, लोकार्पण हुआ है। उस पर विवेचन या उस संदर्भ में बात चल रही है। पढ़ना एक ज्ञान का साधन है और कई पढ़ने वाले तो कितना समय पढ़ने में लगा देते होंगे। पढ़ने के साथ तो मननशीलता हो और ग्रहणशीलता हो तो पढ़ने का अधिक लाभ हो सकता है। और लिखने के लिए भी पढ़ने का प्रयास सामान्यतया अपेक्षित होता है। 10 पृष्ठ लिखना है तो पहले 100 पृष्ठ पढ़ेंगे, तो फिर जो 10 पृष्ठों में बात आएगी वो कुछ सारभूत हो सकेगी, बशर्ते कि खुद की प्रतिभा, खुद का चिंतन मनन भी साथ में जुड़ जाए।
स्वयं उसको आत्मसात करके फिर वह बात लेखन में आती है, उसमें कुछ प्राणवत्ता हो सकती है। बस यूं तो लेखन शब्दों का जाल है, शब्द अपने आप में मूर्त हैं, मैटर हैं, पुद्गल हैं, पर शब्द में जो प्राणवत्ता है या मूल तत्व है वह उसका अर्थ है। बात क्या, वो महत्वपूर्ण चीज होती है। शब्द का भी महत्व है, अर्थ का भी महत्व है। तो शब्द की जो अर्थात्मा है वो मूल हमें विशेषतया ज्ञान देने वाली हो सकती है। लेखक को शब्द शिल्पी तो होना ही चाहिए। अब शब्दों के माध्यम से क्या परोस रहा है उसका भी बड़ा महत्व है। भीतर के भाव हैं, उनको प्रस्तुत करने का माध्यम शब्द बनते हैं। यानी शब्द रूपी रथ पर अर्थ रूपी महाराजा बैठकर यात्रा करता है। तो ये शब्द हमारे साधन हैं, माध्यम हैं, वाहन हैं अर्थ की यात्रा कराने के लिए, अर्थ को यात्रा कराने के लिए। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी विराजमान हैं और मैं वैसे बहुत वर्षों से आपके संपर्क में हूँ, आपको देखता हूँ, गुरुदेव तुलसी के समय से देखता आ रहा हूँ। ऐसा मुझे अनुमानित हो रहा है, कुछ अंशों में ये लेखन का आपको नशा सा हो गया। नशा लेखन का, कविता लेखन संपद, इसका नशा सा हुआ है। और जिस चीज का नशा हो जाता है उसको सेवित करने में आदमी को आनंद भी आ सकता है। तो लेखन का भी एक नशा हो सकता है। और पहले तो पता नहीं रात को भी कितनी देर तक आपका लेखन चलता रहा होगा। लेखन एक आपका स्वतंत्र लेखन भी है, दूसरा पक्ष है संपादन। आज जो ग्रंथ लोकार्पण हुआ है उसमें संभवतः आपकी स्वतंत्र कृतियां प्रस्तुत की गई होंगी। यह तो एक भाग है। दूसरा भाग है संपादित साहित्य का। उसका भी एक बड़ा अपना जाल हो सकता है, वो भी अपने आप में एक कुछ बहुल मात्रा में हो सकता है। गुरुदेव तुलसी के कितने साहित्य को आपके संपादन के माध्यम से प्रस्तुत होने का मौका मिला होगा। और एक वह भी गुरुदेव तुलसी की सेवा कहें या एक पाठक जगत की सेवा कह दें या ज्ञान जगत की सेवा कह दें, गुरुदेव तुलसी के साहित्य को बाहर लाने में आपका भी सहभाग रहा है, योगदान रहा है। लिखने के लिए आदमी कुछ ऐसा साहित्य पढ़े जिसमें कुछ जीवंतता हो और कुछ लिखने का भी पथ दर्शन भी प्राप्त होता रह सके। जितना मैंने संभावित रूप में आकलन किया, साध्वी प्रमुखा जी में पढ़ने का भी एक वो शौक कह दें, रुचि कह दें, जहाँ तक मेरा अनुमान है वह रुचि रही है। पढ़ने वाला फिर साथ में लेखन की रुचि हो तो लेखन संपादन भी अच्छा कर सकता है। यदा कदा आपकी कविताएं कार्यक्रमों में या प्रसंगों में सामने आती रहती हैं और लगता है कि कविता बनाना कुछ अंशों में आपके लिए चिटली अंगुली का सा खेल है, चिटली अंगुली का खेल है। विषय दे दो, संभवतः 2 घंटा में तो कविता तैयार होकर सामने आ सकती है। इतना वो अभ्यास लगता है सद गया है कविता बनाने का। ऐसा नहीं कि 5 दिन लगाने ही पड़ेंगे, भी आज चाहिए शाम तक, तो विषय दे दिया तो मुझे आशा है 2-3 घंटों में भी आप कविता लिख कर, 2-3 घंटे भी मैंने ज़्यादा कह दिया होगा शायद,
तैयार हो सकती है। ये अपना प्रतिभा का, कवित्व शक्ति का एक अपना क्षयोपशम ही मानना चाहिए। हर किसी के तो बस की बात नहीं लगती इतना जल्दी कविता का निर्माण कर देना। तो कोई ज्ञानावरणीय क्रम का इस संदर्भ में क्षयोपशम है कि वो कवित्व शक्ति है। विद्वत्ता के दो अंग हैं, कवित्व और वक्तृत्व, लेखकत्व और वक्तृत्व। विद्वत्ता के दो परिणाम होते हैं, दो फल होते हैं। एक तो आदमी कविता या लेखन कर सके, दूसरा फिर वो वक्तृत्व के द्वारा ज्ञान प्रस्तुत कर सके। तो विद्वत्ता के दो फल हैं। साध्वी प्रमुखा जी को मैं देखता हूँ तो ये कवित्व लेखकत्व भी आप में है और साथ में आप वाणी के द्वारा भी, वक्तव्य के द्वारा भी अपनी बात प्रस्तुत करते हैं। तो ये जो ग्रंथ सामने आए हैं वो तो संभवतः आपका लेखन साहित्य है। संपादन साहित्य तो बहुत ही एक अलग रूप में वो संभवतः सामने है नहीं और होने की अपेक्षा भी नहीं आज, चूंकि मूल ग्रंथ लोकार्पण है। मैंने वो कभी कभी मैं गुरुदेव तुलसी का पहले विज्ञप्ति में संस्मरणों का वातायन यूँ इस रूप में आता था, मुझे स्मरण हो रहा है, तब मैं उसको विशेषतया पढ़ा करता था। तो वैसे तो गुरुदेव तुलसी का है मान लो, पर वो मेरा अनुमान मूल भाषा का जामा, भाषा का परिधान संभवतः संपादन के रूप में जो भी वो आपके द्वारा पहनाया जाता, तो वो संस्मरणों का वातायन था, उसको मैं पहले पढ़ा करता था। हालांकि और तो मैं ज़्यादा कोई टिप्पणी कर पाऊँ न कर पाऊँ, पर मेरा एक आकलन और अनुमान है कि साध्वी प्रमुखा जी का जो साहित्य है, अब पढ़ने वाले कोई समय मिले पढ़ें तो पढ़े तो आदमी को फिर समीक्षा भी आदमी कर पाए भी कि कैसे क्या साहित्य किस तरह का है। पढ़ने वाला तो अच्छी टिप्पणी भी जो वो कर सके जो कुछ अपने आप में योग्य हो, जानता ही नहीं वो क्या टिप्पणी करे क्या न करे। तो कुछ अच्छा विद्वान और वो पढ़े वो समीक्षा करे तो कुछ टिप्पणी समीक्षा भी आ सकती है। मैं एक प्रथम दृष्टिया या कुछ अगली दृष्टिया आकलन करूं तो साध्वी प्रमुखा जी का साहित्य भी कुछ स्तरीय साहित्य है, स्तरीय साहित्य है। यह मेरा एक सामान्य रूपेण आकलन रूपेण मेरा एक निष्कर्ष है, जो प्रथम दृष्टिया या द्वितीय दृष्टिया जो भी हो सकता है कि अच्छा एक साहित्य पठनीय है, जहाँ कविता साहित्य भी और गद्य साहित्य भी है। तो यह जो अवसर आया अमृत महोत्सव का और इस उपलक्ष्य में जो यह साहित्य एक थोड़ा नए रूप में, एक व्यवस्थित रूप में, नए रूप में जो सामने आया है और कितनों का इसमें योगदान भी रहा, ऐसा तो मैं यह करता हूँ कि साध्वी प्रमुखा जी के साहित्य के संपादन में ज़्यादा श्रम की अपेक्षा होती भी नहीं होगी, क्योंकि वो पहले से ही अपने आप में इतना व्यवस्थित, मैं आशा करता हूँ रहा होगा कि संपादन में ज़्यादा श्रम की जरूरत नहीं पड़ी होगी। फिर भी आखिर एक व्यवस्थित रूप में लाना, उस तरीके से लाना, उस ढांचे में ढालना, तो परिश्रम तो कुछ तो अपेक्षित हो ही सकता है। तो जिन्होंने इसमें श्रम किया है और साध्वी प्रमुखा जी के साहित्य को यूँ प्रस्तुत करने में अपना योगदान दिया है, उन्होंने भी एक अपनी सेवा की है, श्रम दान किया है, दिमाग का श्रम, हाथ का श्रम, शरीर का श्रम जो लगा है, गृहस्थों के पैसे का श्रम साथ में मान ले, पैसे का व्यय भी वो भी मान ले, खैर जो भी है, तो कुल मिलाकर यह साहित्य सामने आया है। तो साध्वी प्रमुखा जी के साहित्य का आज इस एक अमृत महोत्सव के ठीक पूर्ववर्ती दिन इस रूप में आ जाना एक अमृत महोत्सव की भी एक निष्पत्ति मत्ता को उजागर करने वाला, वरना कोई कहते केवल प्रोग्राम कर लिया क्या किया नहीं, प्रोग्राम भी करना है
साथ में हमने साहित्य ज्ञानात्मक एक काम भी हुआ है कि उनके साहित्य को भी एक मौके मौके पर कोई काम हो जाता है, बाद में तो कब ध्यान जाए न जाए, मौका आया और मौके पर कोई काम निमित्त से काम हो जाता है। तो यह इतना विराट साहित्य जो सामने आया है वो एक अच्छा एक निष्पत्तिपूर्ण कार्य हो गया है और एक समान लगभग लगता है समान साइज का साहित्य समान प्रारूप में से आ गया है, तो लगभग समान समान सा प्राय प्रश्न लग रहा है। तो काफ़ी एक व्यवस्थित रूप साहित्य का देखने में आ रहा है और जैन विश्व भारती को यह मौका मिलता रहता है। अब तो ज़्यादा मौका मिलता है, मोटा मोटी एकमात्र संस्था, मोटा मोटी प्रायः एकमात्र संस्था हमारे धर्म संघ से जुड़ी हुई है साहित्य के प्रकाशन के लिए, प्रायः एकमात्र संस्था है जिसके द्वारा कितना साहित्य ये प्रस्तुत किया जा रहा है। तो यह एक कुछ अंशों में यूँ माने अमृत महोत्सव का एक रचनात्मक कार्य इसको कहा जा सकता है और एक अमृत महोत्सव की निष्पत्ति के रूप में इन ग्रंथों को देखा जा सकता है। जिन्होंने भी इसमें जो उपयुक्त श्रम किया है उन्होंने अच्छा अपना एक ज्ञान यज्ञ में मानो अपनी आहुतियाँ दी है, योग दिया है। तो साध्वी प्रमुखा जी का यह वाङ्मय है, साहित्य है जो एक ज्ञान जगत के लिए, साहित्य जगत के लिए एक अपने आप में जितना है उतने रूप में अवदान है। जैसा मैंने कहा संपादन का साहित्य है। अब भगवती की जोड़ को कोई देखे तो अब भगवती जोड़ को पढ़ना भी कोई समय लगाना होता है। मैंने साध्वी बरिया को मुझे बचाना शुरू किया। जब हम असम में उधर थे तो मैंने कहा तुम मेरे पास पढ़ा करो साहित्य, भगवती जोड़ मेरे से पढ़ा करो तुम। साध्वी बरिया को मैंने शुरू कराया, सन 2016 में शुरू किया। मुख्य मुनि भी मेरे पास वाचन में बैठते हैं। तो 2016 में शुरू किया, 2022 तो आ गया, अभी तो आधा ही नहीं हो पाया, आधा ही वाचन नहीं कर पाए हैं। तो पढ़ना भी हमारे लिए तो मुश्किल है। तो संपादन किया है तो कितना श्रम लगा होगा। तो आप जयाचार्य वर का तो महान योगदान है ही है। तो गुरुदेव तुलसीकार आपका योगदान मान लें तो आप लोगों ने जयाचार्य का तो है ही है, साथ में गुरुदेव तुलसी का तो पथ दर्शन जो भी श्रम मान लें, साथ में संभवतः साध्वी प्रमुखा जी का विशेषतया संपादन में योगदान गुरुदेव की ओर। हाँ, यानी लेखन से ज़्यादा संपादन होगा शायद। तो वो भगवती जोड़ है। तो मतलब यूँ माने वो जयाचार्य ने, फिर गुरुदेव तुलसी ने आपने नवनीत तैयार कर दिया। हमारे लिए नवनीत खाना ही मुश्किल हो रहा है, पूरा वो खा भी नहीं पा रहे हैं नवनीत को। तो थोड़ा खा सकें तो भी ठीक है। तो वो तो एक मैंने उदाहरण दिया। यह गुरुदेव तुलसी की आत्मकथा का जो वाङ्मय है, मेरा जीवन मेरा दर्शन, उसको कोई पढ़े तो रुचिकर वीर एक, वो तो ऐसा साहित्य मुझे लग रहा है कि कईयों को पथ दर्शन उसको पढ़ने से मिल सकता है। क्यों, गुरुदेव के जीवन के विभिन्न अनुभव, विभिन्न बातें पढ़ते पढ़ते इतिहास की कई बातों की जानकारी, कई कार्यों के लिए मार्गदर्शन, पथ दर्शन भी साहित्य को पढ़ने से मिल सकता है। मेरा जीवन मेरा दर्शन, ऐसे कितना साहित्य, जैसा बताया 84 जितनी पुस्तकें, कितना संपादन आपका है। तो लेखन संपादन दोनों काफ़ी जुड़े हुए हैं। तो साध्वी प्रमुखा जी ने अपना एक अपने जीवन में साहित्य के क्षेत्र में जो सेवा दी है, आगे भी मेरी कामना लंबे काल तक वो आपकी साहित्य की गंगा प्रवाहित होती रहे और आप साहित्य की गंगा में निमज्जन भी करती रहें और स्वास्थ्य की इतनी सक्षमता रहे कि वो साहित्य की सरिता को प्रवाहित करने में आप निमित्त भूत, योग भूत बनी रहें। तो हमारे धर्म संघ में जो एक साहित्य का कार्य होता है वो
हमारे धर्म संघ की दृष्टि से देखें, हालांकि विकास तो और हो सकता है और विकास को अवकाश हो सकता है, तो जो साहित्य हमारे धर्म संघ में आया है वो भी अपने आप में एक गौरवास्पद कुछ अंशों में उसे कहा जा सकता है। हमारे आचार्यों का कितना महत्वपूर्ण साहित्य है, स्वामी जी का, दयाचार्य, कितना साहित्य है, बाद में गुरुदेव तुलसी का, आचार्य महाप्रज्ञ जी का, यत्किंचित मेरा मान लो। तो जो साहित्य है, इसके अलावा हमारे चारित्रात्माओं का, जैसे साध्वी प्रमुखा जी का साहित्य कितना है, और भी हमारे साधु साध्वियाँ हैं, समणियाँ हैं, कोई कुछ गृहस्थ भी हो सकते हैं, उनका भी जो साहित्य है, सबका अपना अपना साहित्य, कोई कम कोई ज़्यादा, कोई किसी रूप में कोई किसी रूप में, विभिन्न साहित्य है, उसका भी अपना। और हमारा आगम का साहित्य का तो कहना ही क्या, गुरुदेव तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी के वासना प्रमुखत्व में, एक निर्देशन में, एक उनके श्रम में जो आगम का साहित्य सामने आया है, उसको तो मेरी भूल न हो तो मैं हमारे धर्म संघ से जुड़े हुए साहित्य में सिरमौर साहित्य कहूँ, तो मैं तो आगम साहित्य को कहना चाहूँगा। हमारे धर्म संघ द्वारा तैयार किया गया, संपादित किया जो भी है, सारे साहित्य में, लिखित संपादित में सिरमौर साहित्य मेरी भूल न हो तो आगम वाङ्मय हमारा है। इतना वो महत्वपूर्ण भी है, हमारे आर्षवाणी है। तो और भी जो साहित्य है उसमें भी अपनी ज्ञानवत्ता, प्राणवत्ता हो ही सकती है। तो मैं साध्वी प्रमुखा जी ने बहुत एक अपने 80 वर्षों के, 81 वर्षों के अभी जीवन काल में इतना काम किया है, आगे भी कई वर्षों तक। अब जो एक गुरुदेव तुलसी का जीवन वृत्त आपको हमने कह रखा है, तो वो भी हम देखना चाहेंगे। अब कब मौका मिले, कब, आज तो इसका वाह कभी हमारे सामने वो आएगा कि इधर मुख्य नियोजिका जी भी विराजे हैं, वो गुरुदेव महाप्रज्ञ जी का भी, वो पुस्तकें भी कभी, वो लोकार्पण का कोई प्रोग्राम कभी बने, हमारे सामने आए। हम मंगल कामना करते हैं कि अब जब भी मौका मिले, 1 साल 2 साल जैसा जितना आवश्यक टाइम लगे, वो दोनों किताबें भी तो 13 पंथ का इतिहास की श्रृंखला की कड़ी के रूप में होने वाले हैं, ऐसी हमारी आशा है। तो वे किताबें भी हमारे धर्म संघ के सामने आए और औरों के भी वो पढ़ने के उपयोग में आ सकें, तो कभी उनका भी लोकार्पण हो, ऐसी हमारी मंगल कामना है। और मैं इस साहित्य के संदर्भ में अपनी आत्मसंतुष्टि भी व्यक्त करता हूँ कि तो मेरा एक चिंतन था कि साध्वी प्रमुखा जी का साहित्य एक अच्छे रूप में, व्यवस्थित रूप में सामने आए अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में। तो मैंने जो एक स्वप्न या इंगित या चिंतन जो प्रस्तुत किया था, तो जो मेरे भीलवाड़ा में वो साध्वियाँ, वैसे तो मुख्य नियोजिका जी साध्वी वरिया, तो मैंने कहा भी बात पहले चली थी, फिर मैंने कहा अब तो ये ज़्यादा आप लोग ज़्यादा टाइम मत लगो, फिर ये शासन गौरव साध्वी कल्पलता जी को मैंने कहा भी साध्वी प्रमुखा जी के साहित्य के बन जाओ, वो समायोजिका बन जाओ। आपकी कृपा से, आपकी प्रेरणा से ही आया। मैं तो पहले सोचा नहीं था कि साहित्य के बारे में कुछ काम करना है। गुरुदेव ने उसकी नित्य कृपा कराई, प्रेरणा दिलाई और शक्ति दिलाई, ऊर्जा दिलाई, उसी का सुपरिणाम है। फिर और भी साथियों को संपादन के साथ में जोड़ दिया गया था। तो ऐसे जो श्रम जिन्होंने किया है, अच्छा एक निष्पत्ति मूलक कार्य आ गया। तो अमृत महोत्सव हमारा इस मायने में निष्पत्ति मूलक भी माना जा सकता है। तो कुल मिलाकर के मैं अपने आत्मसंतुष्टि इस संदर्भ में अभिव्यक्त करता हूँ जिन्होंने यह श्रम किया है और मेरे इंगित और मेरे स्वप्न को आकार देने में अपने अंगुलियों को, अपने दिमाग को, अपने श्रम को लगाया है। उन सबको एक साधुवाद दिया जा रहा है। ओम।